नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। तो सबसे पहले ये देखना है कि जैव विविधता होती क्या है। तो जैव विविधता को अन्य अन्य सोर्सों में अन्य अन्य रूप से समझाया गया है। यहाँ पे हम एक सर्वमान्य परिभाषा देखेंगे जो कि कब बताई गई थी। 1992 में आप जानते हैं ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक समिट हुआ था। उस समिट में ये बात बताई गई थी। रियो डी जेनेरियो में सम्मेलन हुआ था जो कि 1992 में हुआ था। उसका नाम था पृथ्वी सम्मेलन। और पृथ्वी सम्मेलन के बारे में एक जब इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और इम्पोर्टेंट समिट के बारे में चर्चा करेंगे तो रियो डी जेनेरियो के बारे में पूरी चर्चा करेंगे। लेकिन आज यहाँ फोकस जैव विविधता के बारे में रखा गया है, इसलिए जैव विविधता के बारे में बात करेंगे। तो जैव विविधता होती क्या है, यहाँ पे एक परिभाषा लिखी गई है जो कि आप देख रहे होंगे। इस परिभाषा को ध्यान से देखिए। इस परिभाषा को, ये ऐसी परिभाषा है अगर आपको मेंस में लिखना है तो ये परिभाषा बहुत सरल है, बहुत ज़रूरी भी है और बहुत अच्छे नंबर भी दिलाएगी। लेकिन इसी परिभाषा को हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है कि जैव विविधता समस्त स्रोतों, कौन कौन सोर्स, अंतर क्षेत्रीय अर्थात जो अंदर के क्षेत्र में है, स्थलीय स्थल में है, सागरीय जो जल में है सागरों में है, अन्य जलीय जो और बच गए हैं महासागर, झील, नदी, ये सब अन्य जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के जीवों के मध्य, सभी जीवों के मध्य अंतर तथा साथ ही उनकी पारिस्थितिक समूहों जिनके ये भाग हैं, अर्थात जिनके भाग किसके, सागर जल के भाग जो हैं, सागर के भाग जो हैं, स्थल के भाग जो हैं, क्षेत्र के भाग जो हैं, उनके भाग हैं में पाई जाने वाली विविधताएं हैं। इसमें एक प्रजाति के अंदर पाई जाने वाली विविधता, विभिन्न प्रजातियों के मध्य विविधता और पारिस्थितिक विविधता शामिल है। इसी परिभाषा को अब सिंपल रूप समझते हैं। देखिए बात क्या है कि जैव विविधता का अर्थ क्या होता है। किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में कोई एक देश, कोई एक शहर, कोई एक जिला, कोई एक बड़ा मतलब सबसे बड़ी इकाई तो दुनिया ही है। उसमें आप देख सकते हैं महासागर हो गए और बड़ी इकाई द्वीप हो गए। तो कोई एक भौगोलिक इकाई, क्योंकि आप मानक कर ली तो एक कोई एक भौगोलिक इकाई मानना पड़ेगा ना कि इंडिया की, भारत की जैव विविधता है, ये महासागरों जैव विविधता है, तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को तो क्लियर करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम कहते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा वनस्पतियों की संख्या से है। अर्थात जैव विविधता में जैव जो शब्द है इसका मतलब ये नहीं कि जीवों से केवल, इसका मतलब वनस्पतियों से भी है तथा इसका संबंध पौधों के प्रकारों से, उनके प्राणियों तथा सूक्ष्म जीवों से भी है। किंतु जैव विविधता जीवों की विविधता तक सीमित नहीं है। ये नहीं कि केवल खरगोश और चूहा ये सब पूरे जीव और पेड़ पौधे मिला लो बस हो गई जैव विविधता, इससे भी नहीं है। तो जैव विविधता क्या है, तो जैव विविधता जीवों की विविधता तक सीमित नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत उस पर्यावरण को भी सम्मिलित किया जाता है जिसमें वे निवास करते हैं। ठीक है, उस पर्यावरण के साथ भी मिलाने के बाद जो बनता है उसे कहते हैं जैव विविधता। क्यों, क्योंकि आप जानते हैं निवास से तो प्रभावित होते ही हैं और निवास पर निर्भर करते हैं, वहाँ की जलवायु पर निर्भर करते हैं, वहाँ के पर्यावरण निर्भर करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे कहते हैं जैव विविधता। ठीक, अब आता है कि विश्व के कुछ क्षेत्रों की प्रजातियों की संख्या अधिक पाई जाती है। आप जानते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक पाई जाती है। आप जानते हैं कि विश्व के लगभग 60% उभयचर, पक्षी, जानवर और पेड़ पौधे इन्हीं क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको बोलते हैं हॉटस्पॉट या मेगा डाइवर्सिटी। आपने सुना होगा मेगा सिटी। मेगा सिटी क्या होता है, जहाँ बहुत से लोग रहते हैं। तो मेगा डाइवर्सिटी क्या हुई, जहाँ बहुत सी जैव विविधता पाई जाती है तो मेगा डाइवर्सिटी हो गई। ठीक है, ऐसे ही हम आगे बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, अर्थात जो ये शब्द है इसका प्रयोग पूछ लेते हैं कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि 1980 में एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था आई.ई. मैकमेनस। क्या था, आई.ई. मैकमेनस। आप जानते हैं मोस्टली अंग्रेजी नाम ही होते हैं, वही सब रिसर्च करते हैं। हमने की हो, ये हमारी परंपरा हो सकती है, लेकिन फैक्ट यही है जो कि मान्य है कि
I.E. मैकमेनस द्वारा जैव विविधता शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। जैव विविधता का संक्षिप्त रूप है, किसका संक्षिप्त रूप है? यह है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। देखिए बायो से हो गया, बायोलॉजिकल से बायो निकाल दो और डाइवर्सिटी जोड़ दो तो बायोडाइवर्सिटी हो गया। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का संक्षिप्त रूप होता है जैव विविधता। तो जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजन द्वारा 1985 में किया गया। 1980 में किसने किया था? तो I.E. मैकमेनस ने किया था। 1985 में वाल्टर जी रोजन ने किया था। आपको याद क्या रखना है? अब ये दो बताया मैंने, तो आप याद रखिएगा 1985 वाला। 1985 लिख के याद रखिएगा कि यही पेपरों में पूछा जाता है। 1985 वाला जो शब्द है वो है रोजन भाई साहब। कौन? वाल्टर जी रोजन, जैसे V.G. रोजन बोलते हैं, ठीक है, तो वाल्टर जी रोजन बोलते हैं उनको। तो V.G. रोजन द्वारा जो प्रयोग किया गया था उसे बोलते हैं, तो आपको याद रखना है वाल्टर जी रोजन शब्द का याद रखना है, इन्होंने ही जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। अब आता है कि जैव विविधता पाई क्या जाती है। आप इस चित्र को देखिएगा ध्यान से, सभी जीवित जंतुओं की प्रजातियों की विविधता। तो आप यहाँ देखेंगे सबसे ज़्यादा जो जैव विविधता पाई जाती है, लगभग आधे से भी ज़्यादा वो पाए जाते हैं कीट। तो ये पूछ लेते क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा जैव विविधता किसकी होती है, सबसे ज़्यादा कौन सी प्रजाति पाई जाती है? तो कीट पाए जाते हैं, ठीक है, सभी जीव जंतुओं में सबसे ज़्यादा कीट पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ये तो अलग बात है। सबसे टॉप मोस्ट याद रखना है, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो आपको याद रखना पड़ता है, ठीक दोस्तों। अब यहाँ बात करते हैं जैव विविधता के प्रकार के बारे में। तो जैव विविधता के प्रकार, तो जैव विविधता के प्रकार में देखते हैं कि किसी जैविक तंत्र के स्वास्थ्य का द्योतक होता है ये क्या? जैव विविधता। जितनी ज़्यादा जैव विविधता होगी, ऐसा मान लेंगे कि वहाँ का जो पारिस्थितिक तंत्र है या जैविक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा क्या है? उच्च क्वालिटी का है, उत्तम दर्जे का है, वो स्थायी रहेगा। कि जहाँ जैव विविधता ज़्यादा रहेगी वो स्थायी रहेगा। तो जैव विविधता का मापन क्यों करें? सोचिए, हम ना मापें उसको। अब यह बात आती मापें क्यों? तो मापना इसलिए आवश्यक है कि जैव विविधता जैविक तंत्र का स्वास्थ्य का द्योतक है। जितनी अधिक जैव विविधता होगी उतना अच्छा हम मानेंगे कि वह जैविक तंत्र सबसे ज़्यादा स्वस्थ है। किसी दिए गए पारिस्थितिक तंत्र, बायोम या एक पूरे ग्रह में जीवन के रूपों की विभिन्नता का परिणाम होती है जैव विविधता। एक समुदाय में रहने वाले जीव जंतुओं तथा वनस्पति दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं से आवास में, खाद्य में, श्रृंखला के आधार पर अत्यधिक भिन्न होते हैं। क्योंकि एक समुदाय के जीवों का दूसरे समुदाय के जीवों का और वनस्पतियों का भी क्या होता है? अलग होते हैं। उनका खान पीना अलग हो सकता है, उनके रहने का तरीका अलग हो सकता है, उनकी खाद्य श्रृंखला अलग हो सकती है, होती भी है। तो इसलिए जैव विविधता का मापन आवश्यक है, क्योंकि फिर उसका जैसे ही इस पर डिवाइड करेंगे तो बात आती है जैव विविधता प्रकार क्या है, क्योंकि खाने के आधार पर, प्रजाति आधार पर, समुदाय के आधार पर बांटेंगे हम। तो इसलिए जैव विविधता का अध्ययन सामुदायिक, प्रजाति तथा प्रजातियों की आनुवंशिक विविधता के आधार पर 3 प्रकार से किया गया है, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। पहला जो है आनुवंशिक जैव विविधता। आनुवंशिक जैव विविधता क्या होती है? इसलिए आनुवंशिक जैव विविधता को आप बहुत ध्यान सुनिएगा, क्योंकि पूछ लेता है कि आनुवंशिक जैव विविधता का तात्पर्य क्या है, और 4 विकल्प दे देगा, या 4 विकल्प दे देगा, ये ऊपर कोई लाइन दे देगा और नीचे लिख देगा कि इनमें से कौन सी जैव विविधता है। नीचे 3 ऑप्शन दे देगा, आनुवंशिक जैव विविधता, प्रजाति जैव विविधता, सामुदायिक जैव विविधता। तो कैसे समझेंगे? इसलिए आनुवंशिक जैव विविधता को हमें समझना आवश्यक है, इसलिए हमने आनुवंशिक जैव विविधता पर टिक किया है। इसे आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हर चीज़ स्क्रीन में लिखना इम्पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल है, वो तो आप जानते हैं, स्कैन करके कोई भी लिख दे। उस चीज़ को कथक दर बाँचने से अच्छा है कि आप समझिए कि आनुवंशिक जैव विविधता होती क्या है, ये है क्या। आप जानते हैं कि आनुवंशिकी बोलते हैं, जैसे हम जीन बोल देते हैं ना, आनुवंशिकी जैसे हम जेनेटिक बोल देते हैं, तो जेनेटिक से निकलता है जीन। इसकी अर्थ क्या देखिए, तो आप जानते हैं कि आनुवंशिक विविधता का आशय क्या है? किसी समुदाय के एक ही प्रजाति, यहाँ इंपॉर्टेंट बात रखना, एक ही प्रजाति के जीवों के जीन में होने वाले परिवर्तन से है। जो जीन में जो परिवर्तन होता है उसे आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। जीन बदल रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। अगर एक ही पक्षी है, जैसे खरगोश है, तो इसमें खरगोश को ही देखेंगे केवल, और खरगोश में उसके वंश के आधार पर आनुवंशिक रूप से जिसके जीवन में चेंज आ रहा है उसे बोलेंगे आनुवंशिक जैव विविधता। इसको अब एक भाषा के आधार पर अच्छे से समझ लीजिए आप
कि पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ ही अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता है। आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन होता है तो जो जीव है वो अपने को भी तो उस जलवायु के आधार पर ढालेगा, अगर नहीं ढालेगा तो वो खत्म हो जाएगा। उस अगर खत्म ना हो इसके लिए क्या करेगा, वो चेंज करेगा। तो पर्यावरण में वनस्पति जीव जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों में परिवर्तन के साथ अपने आप को अनुकूलित करने की प्रक्रिया में जीन में परिवर्तन होता है। प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन को सहन करने की क्षमता होती है। जलवायु परिवर्तन के क्रम में इनके जीन में बदलाव आ जाता है। एक ही प्रजाति के वनस्पति जीव जंतुओं के रूप गुणसूत्रों में समानता होती है जो निर्धारित करती है कि वे कहाँ और किस प्रकार दिखेंगे। एक प्रजाति के सदस्यों के बीच बहुत कम अंतर होता है। कुछ विलुप्त हो चुके होते हैं, कुछ विलुप्त हो चुके पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियों की जानकारी उनके जीन के अध्ययन से हुई है कि उनमें कैसे था कैसे नहीं थे। तो यहाँ पे एक बात क्या आती है कि एक जाति या एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता को जीन पूल कहते हैं। एक शब्द आता है यहाँ पे जीन पूल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जीन पूल, GENEPWL, जीन पूल। इसे इंग्लिश में भी यही बोल देते हैं, हिंदी में भी यही बोल देते हैं। इसके ऐसे मतलब ये मत भूलिएगा, हिंदी इंग्लिश के लिए मुझे पूछिएगा तो इसे जीन पूल बोलते हैं। जीन पूल क्या होता है तो हम बताया मैंने आपको, जीन पूल क्या होता है कि एक जाति या एक समष्टि में कुल आनुवंशिक विविधता जीन पूल कहलाती है। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जीन की संख्या का अनुमान जीनोम विश्लेषण के द्वारा किया जाता है। ये पूछ लेगा कि जीनोम विश्लेषण क्या है, तो पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के जीन की संख्या का अनुमान किया जाता है, उसके लिए जीन विश्लेषण किया जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ समझ में आ गया आनुवंशिक विविधता क्या थी। तो एक समुदाय के एक ही प्रजाति के जीवों के जीन के होने वाले परिवर्तन को आनुवंशिक जैव विविधता कहते हैं। अब आती है प्रजाति जैव विविधता, जिसे हम बोल रहे थे स्पीसीज डाइवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा शब्द इस्तेमाल होता है, स्पीसीज आपने बहुत सुना होगा। ठीक है, ये प्रजाति वो प्रजाति। ठीक है, तो प्रजाति जैव विविधता क्या होती है, तो प्रजाति विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के, हम इंपॉर्टेंट बातें सुनिएगा, पारिस्थितिक जैव विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के, क्या है यहाँ पे, प्रजाति जैव विविधता से आशय किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजातियों में विविधता से है। कोई पारिस्थितिक तंत्र है अर्थात कोई जंगल है मान लीजिए, ठीक है, वहाँ जीव जंतुओं के समुदाय हैं वहाँ पे, तो जीव जंतुओं के समुदायों की प्रजाति में विविधता से है। प्रजाति विविधता किसी समुदाय में प्रजाति की विविधता किस्म को कहा बताता है। प्रजाति विविधता क्या कहती है, तो प्रजाति विविधता बताती है किसी समुदाय में प्रजाति की विभिन्न किस्मों को बताता है। कोई समुदाय है मान लीजिए, कोई जंगल है, वहाँ कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। एक सिंपल सी एक आप एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कोई जंगल है आपके आसपास तो होगा ही, उस जंगल में कितनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, लंगूर कितने हैं, पक्षी कितने हैं, कबूतर कितने हैं, शेर कितने हैं, हिरण कितने हैं, ये सब अगर आपने काउंट कर लिया उसे हम बोल देंगे मिला जुला के प्रजाति विविधता। अर्थात यहाँ पे इतनी प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इतने प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, इतने प्रकार के वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हमने यहाँ बताया था जब विविधता गिनेंगे ना तो आप केवल जानवरों को या केवल जीवों को नहीं गिनेंगे, पेड़ पौधों को भी नहीं गिनेंगे। हम देखेंगे कितने प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं वहाँ पे, आम का, नीम का, बबूल का, सागौन का, ये सब पूरे पेड़ों को भी गिनेंगे। अर्थात एक समुदाय में किसी पारिस्थितिक तंत्र में कितनी प्रकार की समुदायों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, इसे कहते हैं समुदाय में प्रजाति विविधता। ठीक है, अब अगला शब्द आता है सामुदायिक या पारितंत्र विविधता। देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ आती है, इसके एक लाइन में समझना हो तो अब ये समझ लीजिए कि एक समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों तथा दूसरे समुदाय के जीव जंतुओं और वनस्पतियों के बीच पाई जाने वाली विविधता सामुदायिक विविधता कहलाती है। कितनी सिंपल से बनाता है, एक समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति और दूसरे समुदाय के जीव जंतु और वनस्पति के बीच में जो विविधता पाई जाएगी उसे कहेंगे सामुदायिक विविधता कहेंगे। ये हो गई परिभाषा, इसको समझ लेते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में
इकोसिस्टम में जीव समुदाय विभिन्न प्रकार के आवासों में एक साथ रहते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। विश्व में भिन्न भिन्न प्रकार के आवास पाए जाते हैं, जैसे घास के मैदान हुए, पर्वतीय घास के क्षेत्र हुए, झील हुए, मरुस्थलीय क्षेत्र हुए, उष्णकटिबंधीय मैदान हुए, वर्षा वन हुए जिसे बोल देते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन हुए। ऐसे अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो इन आवासों में बहुत सारी प्रजातियां एक साथ रहती हैं और क्रियाशील रहती हैं। ऐसा नहीं है, क्रियाशील रहती हैं और बहुत सारी प्रजातियां रहती हैं। प्रत्येक आवास की पर्यावरणीय दशाओं में अंतर होने के साथ ही जीव जंतुओं के समुदाय में भी उनकी प्रजातियों में भी अंतर पाया जाता है और इसी अंतर को क्या बोल देते हैं हम लोग? सामुदायिक पारितंत्र जैव विविधता बोल देते हैं। और सामुदायिक विविधता आवास निकेतों के प्रकार, जिसे हम नीचे बोल देते हैं, नीचे के प्रकार एवं पारिस्थितिक प्रक्रियाओं, जैसे वहाँ का पोषण चक्र कैसा है, खाद्य श्रृंखला कैसी है, ऊर्जा प्रवाह कैसा है, में होने वाले परिवर्तन के कारण होता है। ये अंतर क्यों होता है? इसलिए होता है। ठीक है। सामुदायिक जैव विविधता ज़्यादा उत्पादक और स्थिर पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करती है। आप जानते हैं जितनी अधिक व्यवस्था होगी वो उतना ही स्थिर और उत्पादक पारितंत्र का निर्माण करती है, अर्थात इकोसिस्टम का निर्माण करती है, जो प्राकृतिक पर्यावरण के स्वस्थ और संतुलित बनाए रखने के आवश्यक होता है, ये सहायक होता है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं जैव विविधता को, ये तीन प्रकार हुए। अब बात करेंगे जैव विविधता के मापने के तरीके कौन कौन से। पूछ लेता है कभी कभी कि जैव विविधता का मापने का तरीका कौन सा है, अल्फा जैव विविधता कैसे बोलते हैं, बीटा जैव विविधता कैसे बोलते हैं, गामा जैव विविधता कैसे बोलते हैं। ये आपको मापना है, ये आपको ध्यान रखना है। ये पीटी में भी और मेंस में भी दोनों हेल्प करेगा। तो जैव विविधता के मापने के तरीके में आता है, हम लोग देखते हैं आज जैव विविधता के मापने के तरीके, जो कि पहला है अल्फा विविधता। ठीक है। तो जैव विविधता को मापते क्यों, पहली बात तो मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी सी बात कर लें इस बारे में कि जैव विविधता के मापन से आशय प्रजातियों की संख्या और उसकी समृद्धि के आकलन से है, कि उसमें प्रजातियां कितनी पाई जाती हैं उनकी संख्या निकालना, और उनकी समृद्धि कितनी है इसके आकलन से है। ये हम इसका आकलन अगर करना हो तो हमें जैव विविधता का मापन करना पड़ेगा। ठीक है। और प्रजातियों के क्षेत्र विशेष में प्रचुरता का आकलन एवं प्रजातियों में समता का आकलन जैव विविधता का मापन का अनिवार्य अंग है, कि वहाँ कितनी प्रचुरता है और प्रजातियों में कितनी समानता है, दोनों मापेंगे। इसका एक अनिवार्य अंग है। जो जैव विविधता का मापन करने के लिए अल्फा विविधता, बीटा विविधता, गामा विविधता का लेते हैं, जो कि अल्फा विविधता पे देखते हैं। अल्फा विविधता क्या है? अल्फा विविधता किसी निश्चित क्षेत्र के समुदाय एवं पारितंत्र की विविधता है। यह किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या बताती है। ठीक है। ये मापन है, वो प्रकार था, ये नहीं वो मिलाइएगा मत आप कानून से जैव विविधता, ये वो प्रकार था, ये मापन के तरीके हैं। तो अल्फा विविधता जब नापेंगे या मापन करेंगे या मापित करेंगे, तो हम जब मेजरमेंट करेंगे अल्फा विविधता में, तो अल्फा विविधता में मेजरमेंट किसका करेंगे? किसी एक समुदाय या पारितंत्र में प्रजातियों की कुल संख्या को बताएंगे। ठीक है। उन्हीं की संख्या में वृद्धि और समृद्धि का आकलन हो जाता है इससे। भाई पहले नापा फिर मापा तो इससे समृद्धि का आकलन हो गया। अब बता बीटा जैव विविधता। बीटा में क्या होता है? बीटा विविधता जैव विविधता का वह मापन है जिसके अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता के साथ परिवर्तन के बीच प्रजातियों की विविधता की तुलना की जाती है। अब ये हुई टफ भाषा में। अब सिंपल भाषा में सोचते हैं, इसके अंतर्गत करते क्या हैं? समुदाय के विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है। समुदाय के विशिष्ट प्रजातियों की तुलना की जाती है और देखा जाता है कि किस समुदाय में प्रजातियों का कितना पलायन हुआ है, अर्थात इसने पलायन भी काउंट कर दिया। ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन के साथ ही आवास और समुदाय में पर्यावरणीय दशा में परिवर्तन होता है। आवास या समुदाय में परिवर्तन के साथ ही कई प्रजातियां भी परिवर्तित हो जाती हैं। ये परिवर्तित प्रजातियां अनुकूल परिस्थिति प्राप्त करने के लिए एक समुदाय से दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करती हैं। आवासों या समुदाय के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापित होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। ठीक है। इसे बोलते हैं बीटा विविधता। ठीक है। तो आवासों या समुदायों के एक प्रवणता के साथ जातियों के विस्थापित होने की दर बीटा विविधता कहलाती है। वहाँ पे समुदाय में कितने रह रहे हैं, ये अल्फा विविधता है। समुदाय से कितने जा रहे हैं, ये बीटा विविधता है।
ठीक है, पहले कितने थे अब कितने हैं ये सब देखना, इसकी दर निकालना। अब आता है गामा जैव विविधता क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक भौगोलिक क्षेत्रीय आवास की प्रजातियों की प्रचुरता को बताती है जैव विविधता। इसके अंतर्गत करते क्या हैं देखिए, इसका एक सूत्र होता है किसका, गामा जैव विविधता का। तो गामा जैव विविधता का सूत्र क्या होता है, S1 प्लस S2 माइनस C। यहाँ ये देखना कि S1 क्या है, तो S1 ये है प्रथम समुदाय में प्रजातियों की कुल आकलित संख्या, एक समुदाय हुआ तो उस समुदाय में आकलित जीवों की कुल संख्या। दूसरा, द्वितीय समुदाय में प्रजातियों की कुल संख्या S2 हो गई, और दोनों समुदायों में उभयनिष्ठ प्रजातियों की संख्या ये C हो गई जो कॉमन है। तो इससे निकालेंगे जब जो निकलेगा उसे बोलेंगे गामा जैव विविधता। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बहुत है गामा जैव विविधता। हो सकता है आपसे सीधा सीधे सूत्र पूछ ले या ये पूछ ले कैसे निकालते हैं। तो प्रथम जब समुदाय में प्रजातियों जैव विविधता, द्वितीय समुदाय में प्रजातियों जैव विविधता और माइनस कॉमन घटा देंगे C, जिससे हमारा निकल आएगा गामा जैव विविधता। ये हुआ हमारा जैव विविधता के मापन के तरीके। अब आते जैव विविधता का महत्व क्या है, हम जैव विविधता पढ़ क्यों रहे हैं, बेवकूफ़ हैं हम, इसलिए इसके बारे में फिर देखते हैं क्यों पढ़ रहे हैं। अब जैव विविधता के पढ़ने के आयाम क्या हैं देखिए, पहला सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो उत्पादक। आप जानते हैं जैव विविधता से अत्यधिक उत्पादकों की प्राप्ति होती है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप में और कुछ प्रत्यक्ष रूप में आर्थिक लाभ होता है। मनुष्य को मृदा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए जैविक खाद की, फसलों के बीजों के संकरण विधि द्वारा नई उन्नत प्रजातियों की प्राप्ति जैव विविधता से होती है। विश्व में कई पादपों की प्रजातियां हैं जिनमें भोजन तैयार किया जा सकता है। आप जानते हैं गेहूँ पादप ही तो है, चना पादप ही तो है, इससे भोजन तैयार किया जाता है ना। तो लेकिन मनुष्य अभी तक अनुमानता 20% से कम पादप प्रजातियों का उत्पादन करता है, और तो खुद होती हैं, लेकिन 20% से कम ही पादप प्रजातियां हैं जिनका उत्पादन मनुष्य कर पाता है। इन्हीं 20% प्रजातियों में विश्व की लगभग 85% पॉपुलेशन खाद्य पदार्थों की प्राप्ति करती है। 20% जो पौधे हैं उनसे लगभग 85% विश्व की जनसंख्या क्या करती है, खाद्य पदार्थ प्राप्त करती है, अपना उनसे खाना बनाती है। ठीक है, कुछ प्रजातियों का व्यापारिक दृष्टिकोण से महत्व होता है। जानते हैं मक्का है, बहुत सी चीज़ों का व्यापार होता है, कपास है, ये कितना व्यापार होता है, इनका व्यापार होता है। तथा इनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु स्थानीय प्रजातियों का किसी विकसित और अधिक उत्पादक क्षमता वाली प्रजाति से संकरण करते हैं, जिसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो नई प्रजाति का निर्माण किया जाता है। तो उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी हम क्या करते हैं, जैव विविधता का इस्तेमाल करते हैं। आप देखते होंगे कि आप सुनते होंगे जेनेटिक बीज, सुनते हैं जेनेटिक बीज, जेनेटिक फूड सुनते हैं, बॉडी में जिसे हम जेनेटिक बीज आते हैं। ठीक है, अब तो जेनेटिक जीव जंतु आने लगे हैं। ठीक है, इसके बारे में अब आते हैं औषधियाँ। औषधियों के विश्व में बहुत सी औषधियाँ निकलती हैं, दर्दनाक औषधियाँ, इसके बारे में तो आप बहुत सी चीज़ें सुन सकते हैं, अपने आप समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। सौंदर्यवर्धक साधनों के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। कई फूल हैं, पत्ती हैं, इनसे इत्र बनता है, अब डीओ बनेंगे बाद में, कई ऐसी क्रीम हैं, सौंदर्यवर्धक साधन हैं, फेस वॉश हैं, कितने कुछ बनते हैं सौंदर्यवर्धक साधन, आप लिख सकते हैं स्वयं। पारितंत्र या सामाजिक के लिए आप लिख सकते हैं। ये कैसे, इसके लिए थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि जैव विविधता से ह्रास प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक जीवन को प्रभावित करता है। जैसे मान लीजिए अब पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो समाज प्रभावित होगा ना। ठीक है, जीव खत्म होंगे तो समाज प्रभावित होगा ना, तो सामाजिक रूप से प्रभावित करेंगे, और यही एक समृद्ध होंगे, सामाजिक रूप से हम समृद्ध होंगे। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं अगर पेड़ पौधे खत्म हुए, मान लीजिए पैदावार नहीं हुई, लोग क्राइम करेंगे। क्यों? क्योंकि खाने के लिए नहीं होगा, गरीबी आएगी, संगठित अपराध होगा तो फिर क्राइम बढ़ेगा तो फिर पिछड़ापन आएगा तो एक विशियस साइकिल शुरू हो जाएगा इससे। तो सामाजिक और पारितंत्र ये भी इंपॉर्टेंट है। कृषि में तो आप जानते कितना इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि जेनेटिक, जब हमारे यहाँ बीज आए थे, आप जानते हैं जब हरित क्रांति आई थी, तो उसके बाद ही हम लोग कृषि में इतना समृद्ध हो पाए और आज हम अपनी ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर लेते हैं। अब आते हैं जैव विविधता को खतरा किससे है, ये एक बड़ी बात है। जैव विविधता को खतरा कहाँ, देखिए इसके लिए आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं। पहला,
आप जानते हैं जैव विविधता का कोई खतरा है वो है पहले सबसे ज़्यादा आवासों का नाश हो जाए। आवास नहीं रह गए, क्यों नहीं रह गए इसे आप जानते हैं, इसके बताने की जरूरत ही नहीं है क्यों नहीं रह गए। लोग बनाए रहे हैं, फैक्ट्री बना रहे हैं, विकास कर रहे हैं, रोड बन रहे हैं, नाली बन रहे हैं, नहर बन रही हैं, तब आवास रह उनके लिए क्या है, कहाँ रह गया है, जीव जंतु के लिए आवास रह गया, नहीं रह गया। ठीक है। दूसरा, विदेशी प्रजातियों में प्रवेश हो रहा है। अब इनको बोलते हैं इनवेसिव स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में यही बोलिएगा, इनवेसिव स्पीसीज बोलते हैं। देखिए आप जानते हैं, एक आपने नाम सुना होगा, बहुत एक फेमस नाम है, वो नाम है कांग्रेस घास का। सुना आपने, कांग्रेस घास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, कांग्रेस घास। ये क्या, देखिए कांग्रेस घास का क्या हुआ था, ये बात है 1966 की, कि जब हम 67 में गेहूँ आयात करते थे ना, 1967 में हम लोग गेहूँ आयात करते थे। उस समय तक हमारे पास गेहूँ पर्याप्त नहीं होता था, क्योंकि हरित क्रांति आई 1966 के बाद। तो 1966 से पहले तो हम गेहूँ आयात करते थे ना, तो गेहूँ जब आयात करते थे तो एक प्रकार की घास आ गई, जिस घास का नाम दिया गया कांग्रेस घास या अमेरिकी खरपतवार। तो ये कांग्रेस घास के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कांग्रेस वहाँ की संसद का नाम है, तो कांग्रेस घास बोल दिया गया। ठीक है, ये अमेरिका की एक घास थी जिसने हमारे यहाँ के स्थानीय घास और वृक्ष की प्रजातियों को बुरी तरह नष्ट किया और ख़त्म कर दिया। ठीक है, इससे भी खतरा हुआ, हमारे यहाँ की जब जैव विविधता खत्म हुई ना, खतरा आया ना उसके लिए। ठीक है, तो आमतौर पर आप जानते हैं तालाबों में जलकुंभी होती है। ठीक है, और ऐसे कई पेड़ होते हैं, आप जानते हैं शीशम का पेड़ जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्या जल लेता है, जब वह जल ले लेगा तो और किसी के लिए पानी बचेगा नहीं। ठीक है, दूसरा खतरा क्या है, आप जानते हैं जैव विविधता से खतरा, जैव विविधता को खतरा किससे है, प्रदूषण से है। क्यों प्रदूषण से है, आप जानते हैं इतना प्रदूषण हो रहा है, उससे जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वर्षा नहीं होगी, प्रदूषण बढ़ेगा, इससे क्या होगा, पेड़ पौधे खत्म होंगे, पेड़ पौधे खत्म होंगे, जीव जंतु खत्म होंगे, इससे क्या खतरा ही खतरा बढ़ रहा है। दूसरा अगला क्या, जनसंख्या वृद्धि के लिए जैव विविधता का खतरा क्या है, जैव विविधता के लिए खतरा है जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि आप जानते हैं मांसाहारी भी बढ़ेंगे, शाकाहारी भी बढ़ेंगे और प्रकृति में बोझ बढ़ेगा, इससे भी जैव विविधता को खतरा हो जाएगा। ठीक है, अन्य कारण आप सुन लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए आप जानते हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जैव विविधता का जब खतरा एक टॉपिक आया ना, इसके लिए बहुत ही मटेरियल होता है, सबके पास होता है, नो डाउट। इसके लिए बारे में बहुत ज़्यादा बात करना व्यर्थ होगा। आप भी जानते हैं कि कृषि क्षेत्रों का विस्तार हो रहा है, तटीय क्षेत्रों नष्ट हो रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है, ये सब चीज़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं और इससे हमारी क्या है, प्रकृति को खतरा हो रहा है। तो इसके बारे में हम लोग यहाँ बात की। अब अगले चैप्टर में बात करेंगे हम भारत की जैव विविधता में, कि भारत में जैव विविधता किस प्रकार से है, इस बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।